हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ मास्टर्स क्लासेस। तो ये पीछे वाला टॉपिक देख के आप लोग पहले से ही गेस कर चुके होंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। यस, यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट। मैं आप लोग की बायोलॉजी एजुकेटर और मेरा नाम स्वस्ति जना है। तो ये जो चैप्टर है ना बायोटेक्नोलॉजी, इसको लेके ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम रहते हैं कि मैम मुझे ये स्टेप्स याद नहीं रहे, मैम ये वाला पोर्शन मुझे याद नहीं रह रहा, मैम इसका एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है। नहीं बच्चों, ये बिल्कुल भी मुश्किल वाला चैप्टर नहीं है। ये एक्चुअली में एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ गए ना तुम, तो तुम लोग को रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। तो आज से हम लोग ये चैप्टर को इस तरह से पढ़ेंगे कि तुम लोगों को दोबारा इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझे। और जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगी तुम लोग सब नोट करना, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है। बायोलॉजी में थोड़ा लिखना भी पड़ता है बच्चों। अगर पेन पेपर नहीं यूज करोगे तो नहीं हो पाएगा, समझे। तो मेरे साथ साथ मैं जो जो लिखूंगी पीपीटी में, जो जो दिखाऊंगी, तुम भी ट्राई करना वो सब लिखने के लिए। स्टार्ट करते हैं अभी बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है ना, उसको मतलब जानने से पहले कि उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको जानने से पहले ना हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो सिंपली बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये दो वर्ड में डिवाइडेड है। एक क्या है बायो और दूसरा है टेक्नोलॉजी। तो बायो का मतलब सबको पता है, क्या है लाइफ, सबको पता है। तो जो भी लिविंग थिंग्स में और जो भी लिविंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, उसमें अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो प्रोसेस को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। सिंपल। क्या बोली मैं कि जिस भी बायो थिंग्स में मतलब लाइफ और लिविंग थिंग्स में हम लोग यूज करेंगे टेक्निक्स, उसको बोलेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, समझे। यही लिखा हुआ है द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजी, समझे। जिस भी टेक्नोलॉजी को हम लोग बायोलॉजी के बेस्ड पे एनालिसिस करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस कहेंगे, समझे। फिर ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल सिस्टम टू डेवलप द प्रोडक्ट्स। अभी तुम बोलोगे मैम डेवलप द प्रोडक्ट्स वो क्या होता है। देखो, अगर हम लोग ये बना रहे, ये जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट किए हैं, तो उसका तो कुछ तो फायदा रखेंगे हम लोग। तुम लोग अभी बोलोगे कि मैम बायोलॉजी में, बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या। ये बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग एक प्रोडक्ट को कैसे एडवांस बनाएंगे। जैसे कि तुम लोग अभी सुनते होगे कि हम लोगों का मेडिकल टर्म ना बहुत आगे निकल गया है, हम लोगों का ये वाला सिस्टम बहुत आगे चला गया है। ये जो डेवलपमेंट कहाँ से आ रहा है बच्चों, यही बायोटेक्नोलॉजी से ही आ रहा है। अगर एक चीज को हम लोग डेवलप करना चाहेंगे तो ये किसके थ्रू होगा, ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू में होगा, समझे। जैसे कि इट इंटीग्रेट्स द बायोलॉजी विथ टेक्नोलॉजी फॉर द एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो क्या बोले, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है हम लोग कौन से फील्ड में यूज करते हैं। पहला तो मेडिसिन में, सेकेंड है क्या एग्रीकल्चर में, एंड थर्ड है इंडस्ट्री में। बोलोगे मैं मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है बच्चों। जैसे कि देखो, तुम लोग अभी हाल ही में कोविड का नाम सुने होंगे, है ना। 4-5 साल हुए हैं शायद, बहुत लोगों की जान चली गई थी, बहुत सारे सफर हुए थे, किसी किसी के रिलेटिव्स, किसी किसी के फैमिली मेंबर, सबको ये सब हुआ होगा। तो उस टाइम पे हम लोग एक वैक्सीन लेते थे, याद है ना, वैक्सीन लेते थे। तो उस वैक्सीन को कौन प्रिपेयर करने में हेल्प किया था हम लोग को, ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस ही हेल्प किया था बनाने में। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब हम लोग लिए थे ना उस टाइम पे। तो उसको कौन लेने में हेल्प कर रहा था हमको, और फिर बनाने में कौन हेल्प कर रहा था, बायोटेक्नोलॉजी। इस प्रोसेस के बिना हम लोग वैक्सीन नहीं बना सकते। और मेडिसिन में, जो तुम लोग मेडिसिन खा रहे हो ना, वो ड्रग डिजाइन बोलते हैं उसको।
हम लोग आगे पढ़ेंगे, तुम लोग का एक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, उधर हम लोग एक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं। तो जो ड्रग है वो मेडिसिन जो है उसको भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू में ही बना रहे हैं। फिर आया क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है, देखो पहले के जमाने में ना बहुत कम पॉपुलेशन था, बहुत कम पॉपुलेशन था, बट अभी के जमाने में ना हम लोग का पॉपुलेशन बहुत हाई हो रहा है। तो उसके बदले में जो पहले हम लोगों का फूड प्रोसेसिंग था या फिर फूड प्रोडक्शन का सिस्टम था, तो उसमें तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाता अभी खाने के लिए। अभी तो किसी को होता मिलता भी नहीं खाने को, है कि नहीं। अगर हम लोग को इतना क्वांटिटी में खाना नहीं मिलेगा जितने क्वांटिटी में पॉपुलेशन है, तो हम लोग तो सब फमाइन में मर जाएंगे ना। तो वो जो फूड प्रोडक्शन का रेट भी हाई हुआ है, वो भी कौन बढ़ा रहा है हम लोग को, कौन बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस ही हेल्प कर रहा है। फिर आया इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज है सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी मेडिसिन बना रहे हैं, ड्रग डिजाइन कर रहे हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है बायोटेक्नोलॉजी। तो मेन फंक्शन बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, कुछ प्रोडक्ट को डेवलप करना और हम लोगों को एक मास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रिपेयर करके देना, समझे। फिर आया देयर इज टू टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वन इज ट्रेडिशनल एंड अनदर वन इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तुम बोलोगे मैडम आप तो बोल रहे हैं कि मॉडर्न, अभी बायोटेक्नोलॉजी तो अभी अभी हम लोग निकले हैं, वैक्सीन वगैरह, वो कहाँ जमाने से, वो सदियों पुराने जमाने में था, नहीं था ना, नहीं था, मैं भी मानती हूँ नहीं था। लेकिन ये जो बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ अभी अभी जो 30-40 साल पहले नहीं शुरू हुआ है, ये बहुत पहले से शुरू हुआ है। कैसे बोलूं, देखो ये ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, बहुत पुराना है ना, बोलते हैं ना ट्रेडिशनली। वो तुम लोग जब पार्टी वगैरह में जाते हो बोलते हो ना, उधर ट्रेडिशन वो है, उसका ट्रेडिशन वो है, उसका ट्रेडिशन वो है, तो हम लोग उसी डिजाइन में कॉस्ट्यूम पहन के जाएंगे। तो ट्रेडिशन मतलब बहुत जमाने पहले। तो ये जो ट्रेडिशनली बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो उसमें क्या होता है, देखो तुम लोग दही खाते हो, वो जो अभी एक मीम निकला है ना, डोसा सांभर इडली इडली ना, क्या वो एक है ना, तो उसमें वो जो डोसा है, इडली है, ये सब कैसे बनता है, ये बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ही बनता है। बताओ कैसे, देखना मम्मी जब इडली बनाती है या फिर डोसा बनाती है, उसको क्या करती है ना मम्मी, रात को रख देती है और वो फर्मेंट होके उसके बाद दिन सुबह तुम लोग ब्रेकफास्ट में डोसा इडली ये सब खाते हो, है कि नहीं। अगर उसको रात में रखने का जरूरत क्या है, मम्मी तो रात में भी बना सकती थी। नहीं, वो फर्मेंट होने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। वो बायोटेक्नोलॉजी उसमें हेल्प कैसे होता है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व होके फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। दही में क्या होता है, देखना मम्मी दही कैसे जमाती है, एक बहुत बड़े बर्तन में अगर दूध, थोड़ा गर्म दूध रखी होगी, ल्यूकवार्म दूध रखी होगी, वो मिल्क रखी होगी, उसमें क्या करेगी, वो पहले का बचा हुआ दही को थोड़ा उसमें डाल देगी, है ना, तो वो उसके बाद दिन क्या होगा, जम जाएगा और तुम लोगों को दही प्रिपेयर हो जाएगा। खाते हो ना दही, हाँ वही है। तो ये क्या होता है, तो उससे बायोटेक्नोलॉजी ट्रेडिशनली भी बहुत तरीके से यूज होता है। हाँ एडवांस लेवल में नहीं हो पाता था, लेकिन वो इन्वॉल्व रहता था पहले भी, समझे। फिर आया देखो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अभी जो मैं बोली ड्रग डिजाइनिंग, मेडिसिन प्रिपरेशन एंड वैक्सीनेशन, ये सब कौन प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, यही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का अंडर ही ये सब जाता है। तो इसमें क्या क्या जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोप्रोसेसिंग। तो हम लोग इस चैप्टर में आप लोगों का क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो अभी आया EFB। ये EFB क्या है, देखो अगर मैं अभी किसी को क्वेश्चन पूछूंगी तो देखना, बहुत एक क्लास में अगर मैं 50 बच्चे बैठे हैं तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, 50 बच्चों के 50 अलग अलग आंसर निकलेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से वो बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन मोटो था या फिर मेन फंक्शन था या फिर मेन एम्बिशन था, उसको लेके ना बहुत तरह का
कैलकुलेटिव प्रोसेस निकला, जैसे कि कोई बोल रहा है नहीं बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस ये है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन बोला है नहीं ये है, कोई और बोला है ये है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आया। क्या आया? ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीज को गाइडेंस देता है, उसके अंडर ये सब प्रोसेस होता है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर तुम लोग ऐसे बोलते हो ना कि जैसे कि हम लोग का एक स्कूल रहता है ना, तुम लोग का स्कूल में जो बाउंड्रीज रहते हैं, स्कूल में जो रहते हैं, उसी को जो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलते हो ना, उसी तरह का कुछ है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन आया, उसका नाम क्या था? EFB। क्या था? EFB। ई स्टैंड्स फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो EFB होता है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन निकला और वो एक पर्टिकुलर क्या दिया? डेफिनेशन दिया, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो इसका मतलब क्या है? मैं अभी आप लोग को बोली कि जो एक प्रोडक्ट को हम लोग एडवांस फॉर्म में बना रहे हैं, उसी को ही ये बोला है कि हम लोगों का मेन मोटो, या फिर जो बायोटेक्नोलॉजी का मेन मोटो क्या है? एक चीज को, एक प्रोडक्ट को और एडवांस लेवल में जाने के लिए। समझे? अच्छा, तो अभी देखना एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? जैसे कि मैं बोली, मेडिसिन के फॉर्म में भी होता है, एग्रीकल्चर के फॉर्म में भी होता है, इंडस्ट्री की फॉर्म में भी होता है, और एनवायरनमेंट के फॉर्म में भी होता है। तो ये सब हम लोग आपके दूसरे वाले चैप्टर में, जो कि एप्लीकेशंस में, हम लोग पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसमें हम लोग ये वाला आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या जानेंगे कि वो प्रोसेस होता कैसे है, उसमें हम लोग जानेंगे। एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे कि उस प्रोसेस को हम लोग कौन से तरीके में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो क्या आया? की टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, recombinant of DNA technology, polymer chain reaction, genetic engineering, tissue culture and fermentation of technology। तो ये चारों और ये पांचों हम लोग क्या करेंगे? डिटेल्स में पढ़ेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आया प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेट्स द बायोलॉजी विद द technology for the practical applications. It uses living organism or their components to produce the useful products. अच्छा, अभी यूजफुल प्रोडक्ट्स क्या बोला? अरे अगर हम लोग एक प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाएंगे तो उसका बनाने का फायदा ही क्या है हम लोगों को? अभी अगर तुम लोग पढ़ोगे और तुम लोग एग्जाम नहीं दोगे, एग्जाम में मार्क्स सिक्योर नहीं करोगे, अच्छा नंबर रख के कुछ बड़े बड़े कॉलेज में नहीं मिलोगे, आप लोग मिलेगा आपको सीट, तो उसका फायदा क्या है? नहीं है ना। अगर पढ़ोगे नहीं, जैसे कि आप पढ़ोगे नहीं तो आप अच्छे कॉलेज में जा पाओगे नहीं। इसीलिए हम लोग भी इसको क्या बोले कि ये ऐसा प्रोडक्ट्स निकालेगा जो कि यूजफुल होगा। ठीक है, बिना यूजफुल वाला चीज नहीं बनाएगा बायोटेक्नोलॉजी। The principles are based on the two main concepts. One is genetic engineering, one is maintenance of the sterile condition. और इसको क्या बोलते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसको क्या बोलते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये प्रिंसिपल में दो अलग अलग के टाइप से, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? अभी टेक्निक दैट अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों? डीएनए और आरएनए। सभी में है तो? मुझ में डीएनए है तो आप सब में है तो?
हाँ, बस वही वाला डीएनए और आरएनए को ही हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो, उसमें क्या बोलते हैं कि जिसमें अगर मान लो ये मेरा जेनेटिक मटेरियल है, मतलब मेरा डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है हम लोगों में, तो ये एक हमारा डीएनए है। अगर ये मेरे डीएनए को मैं अभी इधर से कट कर दूं, इधर से कट कर दूं और एक न्यू डीएनए लाके इधर रख दूं, तो मैं अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ की ना, उसको थोड़ा मैं गड़बड़ कर दी ना, बस उसी प्रोसेस को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। अगर हम लोग अपने या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स में है ना जेनेटिक मटेरियल, अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में और आरएनए में कहीं से भी कुछ भी थोड़ा छेड़खानी करते हैं, कुछ भी कटिंग करते हैं, एडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। समझे? देन आता है क्या, स्टेराइल कंडीशन, मतलब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है क्या, इसमें भी वही रहता है कि अगर मैं अभी डीएनए को चेंज कर ली, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मैं मेरे डीएनए को थोड़ा रेक्टिफाई कर ली, मैं अच्छा वाला कुछ पोर्शन डाल दी मेरे डीएनए में, तो वो क्या करेगा अभी, उसको अगर मैं कल्टिव नहीं करूंगी, उसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगी, तो वो तो कुछ काम का नहीं, वो तो कुछ दिन के बाद मर जाएगा, है ना, कुछ दिन के बाद वो वाला सेल मर जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन हो गया होगा तो वो सारे सेल्स में प्रेजेंट रह जाएगा। मतलब ये जो स्टेराइल कंडीशन में क्या करते हैं, उसको एक स्टेरिलाइज एरिया में रखते हैं जहां पे वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकता है या फिर मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। समझे? तो अभी थोड़ा देखेंगे प्रोसेस, ठीक है। मैं तुम में से देखना किसी किसी का नाम होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, मैं अपना नाम ले लेती हूँ, स्वस्ति, ठीक है, एक नाम में ले ली अपना स्वस्ति। किसी और का मैं नाम ले लेती हूँ जो है रिंकी। क्या है? रिंकी। कोई है क्या आप में से? अगर होगा तो रिंकी कोई, तो कमेंट में बताना, ठीक है। हाँ, तो ये जो स्वस्ति है ना, वो क्या है, नहीं अल्टर कर देते, नहीं तो तुम लोग दिल पे ले लोगे, मैम ने हम लोगों को कैसे बोल दिया कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ती हूँ, तुम लोग पढ़ते हो अभी, ठीक है। ये रिंकी होगी और ये स्वस्ति होगी, ठीक है, रिंकी और स्वस्ति। तो ये जो रिंकी है ना, वो बहुत क्लास में, सोचो कि रिंकी और स्वस्ति एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो रिंकी है ना, वो बहुत अच्छी वाली स्टूडेंट है, टॉपर है, क्लास में बहुत अच्छा आंसर देती है सबको, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, सब टीचर्स की फेवरेट है। लेकिन ये स्वस्ति जो है, ये बहुत बदमाश, बदमाश हो या ना हो, पढ़ती बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बदमाशी में मन लगा रहता है और पढ़ती बिल्कुल नहीं है। टीचर सिर्फ पेरेंट्स को बुला बुला के बोलते हैं, नहीं आपके बच्ची पढ़ नहीं रही है, आपकी बच्ची पढ़ नहीं रही है, ये सब कंप्लेन करते रहती है। तो ये स्वस्ति की मम्मी एक दिन बोली कि नहीं, ये मुझे भी ये रिंकी वाला टैलेंट अपने बच्चे में चाहिए, ठीक है। ये रिंकी वाला टैलेंट कैसे आएगा स्वस्ति के पास, कैसे आएगा? ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं ना, जरूर ला सकते हैं, ठीक है। देखो, अभी ये रिंकी के पास अपना एक डीएनए होगा, ये रिंकी का सेल है, सोच लो, रिंकी के पास अपना एक डीएनए होगा, है कि नहीं? बस एक डीएनए में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा जहां पे वो अपना वो स्टडी वाला जीन को कंटेन कर रही होगी, है कि नहीं? मतलब ये जो हम लोगों का कैरेक्टर सब है, वो कौन कैरी करता है? ट्रेट कैरी करता है, कैरेक्टर सब वो जीन कैरी करता है। तो एक पर्टिकुलर जीन क्या करेगा, उसका ये स्टडी वाला या फिर ये इंटेलिजेंस वाला कैरेक्टर को कैरी कर रही होगी, है नहीं? तो अगर हम लोग इसको निकाल पाएंगे तो इसमें डाल सकते हैं, स्वस्ति में डाल पाएंगे। क्या होता है देखो, तो
तो बोलोगे मैम कैसे निकाल पाएंगे? अरे बाबा वही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अभी तो मैं बोली कि अगर हम लोग एक लिविंग थिंग्स में, उसमें अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल में क्या करेंगे, कट कर लेंगे, एक सीक्वेंस को कट कर सकते हैं, एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, काट कूट सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। तो इसमें हम लोग को ये जीन चाहिए, ना कि हम लोग को निकालना, मतलब उसको फेंक देना नहीं है, हम लोग को चाहिए। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, रिक्वायर्ड जीन। अगर ये रिक्वायर्ड जीन हो गई, मिल गया हम लोगों को, तो हम लोग इजीली स्वस्ति के पास भी ये वाला जीन फिट कर सकते हैं। समझे? कैसे फिट कर सकते हैं मैम? कैसे फिट कर लेंगे आप? देखो, ये जो पर्टिकुलर अभी देखो, ये पर्टिकुलर पोर्शन क्या है, हम लोग ने जान लिया कि ये वाला पोर्शन रिंकी का इंटेलिजेंस वाला जीन कैरी कर रहा है, ठीक है। उसको हम लोग अभी कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उसको हम लोग कट कर लेंगे। कैसे कट करेंगे? कौन से? तुम लोग पेपर कट करते हो ना, किस चीज से पेपर कट करते हो? सीजर से, कटर से, यही वाले से ना। बस ये जो मॉलिक्यूलर चीज को, जेनेटिक मटेरियल को या फिर मॉलिक्यूलर थिंग्स को जो कट करती है, उसका भी एक पर्टिकुलर नाम है। उसको मॉलिक्यूलर सीजर और कटर बोलते हैं, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे तुम लोग बोलते हैं, सीजर बोलते हो, कटर बोलते हो, कैंची बोलते हो, छुरी, नाइफ, ये सब बोलते हो ना, इसको मॉलिक्यूलर नाइफ्स भी बोलते हैं, नाइफ्स भी बोलते हैं। तो ये जो सब बोलते हैं वर्ड, इसमें भी वर्ड है वो सब इसमें, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऐड कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर नाइफ और फिर मॉलिक्यूलर कटर, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो बच्चों, जहां पे भी तुम लोग बायोलॉजी में काटने कूटने का सामान, कोई कुछ चीज को काटने कूटने का मतलब डीएनए लेवल में, जेनेटिक लेवल में अगर कुछ चीज को हम लोग काट रहे हैं, तो आंख बंद करके उसको क्या बोलना कि वो क्या होता है? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। जेनेटिक मटेरियल को, मॉलिक्यूलर थिंग्स को कौन काट सकता है? एक कटर काट सकता है, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। समझे? तो इसको हम लोग कटर के माध्यम से, यानी कि क्या रहा हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से हम लोग इसको कट कर लिए, ठीक है। इसको कट करके ये देखो, अभी हम लोग इसको निकाल लाएंगे, ये वाला पोर्शन को और ये वाला जीन को हम लोग निकाल लेंगे। इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, तुम लोग समझ पाओगे इजीली, ठीक है। ये जो रेड वाला मैं मार्क की हूं ना, ये राउंड वाला, उसको हम लोग इधर थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कट करके ला दी। तो फिर हम लोग डायरेक्टली डाल सकते हैं उसमें, स्वस्ति में डाल देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसको डायरेक्टली हम लोग पास नहीं कर सकते, इसको एक माध्यम चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? माध्यम। माध्यम क्या है बेटा? वाया। वाया क्या है? एक वेक्टर है। क्या है? एक वेक्टर है। ये वेक्टर में भी कोई भी वेक्टर हो, मोस्टली प्लाज्मिड को लिया जाता है वेक्टर। किसको? प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड में भी तो अपना एक डीएनए होगा, है कि नहीं? सर्कुलर डीएनए होगा, जानते होगे सब लोग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये वाले जीन को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी देखो,
अभी इसको कट करने में थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। देखो बेटा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये वाले को हम लोग किससे काटे? मॉलिक्यूलर सीजर से, जिसका नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या मैम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ही है? नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत सारे रहते हैं। हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर जो जिसमें ये जो डिजायर्ड जीन को जो वाला एंडोन्यूक्लियस काटा होगा उसी वाले को इधर भी थोड़ा वो काट लेगा। क्यों काटेगा मैम? क्या जरूरत है काटने का? अरे बाबा, अगर इसको थोड़ा काटेगा नहीं, अगर ये इसको थोड़ा काटेगा नहीं तो ये वाला जीन कैसे ऐड करेगा? नहीं कर पाएगा ना। अगर उसको जगह ही नहीं देगा वो कि तुम आके मेरे अंदर फिट हो, तो वो कैसे आके फिट होगा? फिट नहीं हो पाएगा। तो क्या करेगा वो? सॉरी बच्चों, थोड़ा ये पेन का प्रॉब्लम। हाँ, तो क्या हुआ, इसमें ऐड कर देगा। और कौन ये जो काटा होगा इसको भी कौन सा वाला एंडोन्यूक्लियस काटा होगा? सेम एंडोन्यूक्लियस ही काटा होगा। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस cut both desired gene and वेक्टर। समझे? वेक्टर को जो कट किया होगा उसी को, सॉरी, जिसको हम लोग का डिजायर्ड जीन कट किया होगा उसी को ही वेक्टर कट करेगा। ठीक है? तो अभी मुझे बोलो, जो पहले वाला वेक्टर था और अभी वाला वेक्टर में कुछ चेंजेस आया कि नहीं आया? आया, क्योंकि इसमें हम लोग रिंकी वाला जीन इसमें ऐड कर दिया। तो ये एक नॉर्मल वेक्टर है क्या? रह गया क्या? नहीं, ये एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। समझे? अभी क्या होगा? अभी फिर ये वेक्टर को डायरेक्टली हम लोग स्वस्ति के अंदर डाल देंगे। बस हो गया। हाँ, अभी काम खत्म, स्वस्ति के अंदर डाल दिया। अभी स्वस्ति भी अच्छी बच्ची बन जाएगी, स्वस्ति भी पढ़ाई करेगी, स्वस्ति भी सबकी अच्छी वाली स्टूडेंट बन जाएगी। इतना तक प्रोसेस नहीं खत्म होता। याद करो, मैं बोली थी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इधर तक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गया। अभी आ जाएगा क्या? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मैडम इसमें क्या होगा बायो प्रोसेस में? अगर स्वस्ति के पास हम लोग एक सेल के अंदर ही उसको वेक्टर जीन डाले होंगे, वो रिंकी वाला जीन डाले होंगे, उसका सेल का एक पर्टिकुलर डेथ का टाइम होगा ना, वो भी कभी ना कभी मर जाएगा, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? अभी अगर उससे पहले वो वाला सेल मल्टीप्लिकेशन कर दिया होगा, ग्रोथ कर दिया होगा स्टेराइल कंडीशन में, कर लिया होगा ये वाला मल्टीप्लिकेशन, तो स्वस्ति अच्छी बच्ची बन जाएगी। अगर वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाया तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके एक सेल में ही उसका वो रिंकी वाला जीन है, सब सेल में अभी तक आया नहीं। कैसे आएगा? स्टेराइल कंडीशन में ग्रोथ करने से आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने से आएगा। समझे? अभी बोलोगे मैम रिंकी के पास से तो मैं वो अच्छी वाली जीन ले आई, तो फिर वो रिंकी क्या, वो भी मतलब वो बदमाश हो गई, वो नहीं पढ़ेगी, अब वो किसी की फेवरेट नहीं बनेगी? नहीं, क्योंकि हम लोग रिंकी के एक सेल से वो लाए हैं, लेकिन रिंकी का तो वो इनबॉर्न है ना, रिंकी के हर सेल में उसका वो जीन प्रेजेंट होगा, तो एक सेल में से ले आने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो अभी भी एक अच्छी होनहार स्टूडेंट है। उसके साथ अगर ये मल्टीप्लिकेशन भी सक्सेस हो जाए, स्टेराइल कंडीशन भी सक्सेस हो जाए, तो ये स्वस्ति भी क्या उसके साथ कंपैरिजन में आ सकती है कि वो भी अभी अच्छी वाली स्टूडेंट बन सकती है। समझे? ये वाला प्रोसेस तुम लोग के एनसीईआरटी में है, देख लेना कैसे एक वेक्टर में जीन ऐड हो रहा है, फिर वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। ये देखो, ये वाला मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। कौन से कंडीशन में कर रहा है? बाय
स्टेराइल कंडीशन। समझे? अभी आया बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेसिक प्रिंसिपल में क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? पहला तो रहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेकेंड रहता है क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, दूसरा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। हम लोग अभी किए, अभी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे रिंकी के पास है जीन कट करके लाए, छेड़खानी किए ना रिंकी के साथ भी और स्वस्ति के साथ भी, स्वस्ति के जीन के साथ भी और रिंकी के जीन के साथ भी हम लोग छेड़खानी किए, तो वो जेनेटिक प्रोसेस हो गया। क्लोनिंग में ट्रांसफर मतलब और ट्रांसफर में जीन ट्रांसफर में हम लोग रिंकी का जीन किसको ट्रांसफर किए? स्वस्ति को ट्रांसफर किए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। फिर बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब क्या? जब स्वस्ति के पास वो वाला जीन पहुंच गया फिर वो क्या करेगी? अभी मल्टीप्लिकेशन करेगी बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में स्टेराइल कंडीशन में, तो वो हो गया बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। देखो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग द बायोरिएक्टर्स, जो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में ये मैं जो देखो मैं ये ना तुम लोगों को एक समझाने के लिए बोली, ठीक है? ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, मैं बस तुम लोगों को समझाने के लिए प्रोसेस कैसे होता है ये मैं आपको बोली, ठीक है? हाँ, तो ये देखो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग द बायोरिएक्टर्स क्या होता है? हम लोग बायोरिएक्टर्स को यूज करके, बायोप्रोसेस को यूज करके स्टेराइल कंडीशन में एक चीज को हम लोग बहुत सारे चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इंश्योर द कंट्रोल द एनवायरमेंट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन। जो भी चीज हम लोग प्रोडक्ट मतलब बनाए उसको हम एक से कैसे 1000 में कन्वर्ट करते हैं, वो टोटली बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में ही हम लोग डिपेंड कर पाते हैं। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हिस्ट्री क्या है? ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, पहले किसने एक्सपेरिमेंट को कौन मतलब किए थे? कौन कौन? ये स्टैनली कोहेन एंड रॉबर्ट बोयर इन द ईयर ऑफ 1972। They took Salmonella typhi in the extra chromosomal circular DNA as a gene donor। ये जीन डोनर में क्या है फिर? अरे बाबा ये साल्मोनेला टाइफी इज इक्वल टू जीन डोनर। कौन है? जीन किसके पास से हम लाए थे? स्वस्ति और रिंकी वाली स्टोरी याद करो, रिंकी के पास से लाए थे, मतलब रिंकी क्या हो गई? जीन डोनर। वैसे ही इसके पास भी हम लोग सेल लाएंगे, अभी मैं बोलूंगी कैसे हुआ। इसके पास भी हम लोग जीन लाएंगे, तो ये क्या हो गई? अभी जीन हम लोग का जीन डोनर हो गई। और ई कोलाई को किससे लिए? होस्ट। होस्ट कौन थी उधर? स्वस्ति, जिसके बॉडी में नया जीन ट्रांसफर हुआ वो हो गई होस्ट, ठीक है? देखो सोच लो ये है साल्मोनेला टाइफी, क्या है? ये है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है? साल्मोनेला टाइफी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तुम लोग का एक टाइफाइड करके है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है? तो ये साल्मोनेला टाइफी में क्या होता है? देखो उसके पास एक प्लाज्मिड रहता है। क्या रहता है? प्लाज्मिड रहता है, ठीक है? ये प्लाज्मिड में ना ये प्लाज्मिड क्या होता है? ये जो हम लोग का आ गया साल्मोनेला टाइफी, ये प्लाज्मिड क्या होता है? ये एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। ये क्या है? प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है क्या है? सर्कुलर डीएनए है। इसके पास ना एक प्रॉपर्टीज है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बोलते हैं। सॉरी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बोलते हैं। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता क्या? जिसको रेजिस्टेंट किसको बोलते हैं? जो वो सरवाइव कर जाता है, उस कंडीशन में भी सरवाइव कर जाता है। मतलब अगर उसको एंटीबॉडी कुछ भी उसको हार्म करने आता है तो वो अपने आप क्या कर लेता है? रेजिस्टेंट कर लेता है, ठीक है? मतलब उसको वो कंडीशन में भी वो अपने आप को रेजिस्ट कर पाता है, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंट बोलते हैं।
तो इसके पास ये वाले हम लोग का साल्मोनेला टाइफी के पास क्या है, रेजिस्टेंट वाला जीन था, वो कहीं पे भी सरवाइव कर सकता है। तो ये जो स्टैनले और हर्बर्ट क्या बोले कि हम लोग इसको अलग एक थिंग्स में डालेंगे। वो कौन था, होस्ट किसको लिए, इधर लिखा हुआ है ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, ईश्वरिया कोलाई, ठीक है। ये ई कोलाई में उसको डालने लगे। सेम प्रोसेस वहीं, उसको भी कट करेंगे, इसको भी बाय द हेल्प ऑफ क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेंगे, वेक्टर में डालेंगे, वेक्टर में डालेंगे, फिर ये वाला पूरा का पूरा किस में डाल देंगे, ई कोलाई में डाल देंगे। इसको क्या करेंगे, ई कोलाई में डाल देंगे। तो अभी ई कोलाई में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला जीन आ गया ना, मिल गया इसको भी। तो आज से ई कोलाई भी क्या हो गई, मतलब इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ये वाला ई कोलाई क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। इसी को पहले ये जेनेटिक इंजीनियरिंग पहले ही ये हर्बर्ट एंड स्टैनले इनको किए थे इन द ईयर ऑफ 1972। समझे? थक तो नहीं गए बच्चों? पानी पी लो थोड़ा। अभी देखो, अभी क्या है, बेसिक स्टेप्स ऑफ मेकिंग जीएमओ। मैम ये जीएमओ क्या है? आपने तो पहले जीएमओ बोला नहीं है। हम जीएमओ का माने जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अभी देखो, थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है? तुम लोग भी अपना पेज थोड़ा पीछे जाओ। हाँ, अभी देखो, ये जो स्वस्ति के पास जब हम लोग रिंकी का जीन ले आए हैं, स्वस्ति पुरानी वाली स्वस्ति रही या फिर एक नई वाली स्वस्ति बन गई? नई वाली ना। तो ये नई वाली स्वस्ति को हम लोग क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उसका जीन चेंज हो चुका है, उसके जीन में कुछ अलग जीन भी आ चुके, उसके डीएनए में कुछ अलग जीन भी आ चुके हैं, उसका मॉलिक्यूलर मटेरियल, उसका मॉलिक्यूलर जेनेटिक मटेरियल चेंज हो चुका है। तो उसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब उसके जीन में हम लोग मॉडिफिकेशन कर चुके हैं। इसी वजह से हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में जो भी एक प्रोडक्ट निकालेंगे, एक न्यू इन्वेंशन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ जीएमओ। ठीक है? कहां पे थे हम लोग? इधर थे। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रहा, उसको बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायर्ड जीन। अगर स्वस्ति की मम्मी आके बोलती नहीं कि मुझे रिंकी वाला जीन ही चाहिए, तो स्वस्ति के पास क्या रिंकी वाला जीन आ सकता था? नहीं आ सकता था। तो उसके मम्मी ने क्या कहा कि रिंकी वाला ही जीन चाहिए, मतलब वो ढूंढ लिए हैं, अपना डिजायर्ड जीन को ढूंढ लिए हैं। वैसे ही हम लोग को एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ा? एक डिजायर्ड जीन का। उसको हम लोग पहले ढूंढेंगे, उसको पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर जाके हम लोग उसको कट करेंगे। तो पहले हम लोग डीएनए डिजायर्ड जीन को निकालेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट वाया वेक्टर ना, इसको वाया वेक्टर को थ्रो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के थ्रो इसको हम लोग होस्ट में मतलब स्वस्ति में ट्रांसफर कर लेंगे। ये वाला प्रोसेस में रिंकी को हम लोग ढूंढ लिए और रिंकी के पूरे डीएनए में से भी हम लोग वो इंटेलिजेंट वाला जीन पकड़ लिए। पहला स्टेप चला गया। फिर क्या हुआ? स्वस्ति के बॉडी में डाल दिए। किसके थ्रू डाल दिए?
वेक्टर के थ्रू डाल दिया, अभी हो गया। फिर मेंटेन द इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट बाय द स्टेराइल मेंटेनेंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू प्रोजेनी। क्या हुआ अभी हम लोग बोले बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसी को ही बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हम लोग बोल रहे थे तभी से, कि होस्ट के बॉडी में डिजायर्ड जीन आने के बाद भी जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो डिवीजन होता है, जो ग्रोथ रेट बढ़ता है, उसी को ही हम लोग स्टेराइल कंडीशन में करते हैं, मेंटेन करते हैं स्टेरिलिटी को, और उधर से हम लोग प्रोजेनी निकालते हैं। ठीक है, प्रोजेनी का मतलब पता है, एक बाद वाला जेनरेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या क्या जरूरत रहता है? पहले तो हम लोग इसको सब लोग जान गए ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सब लोग जान गए इसको। क्या करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? काटने में हेल्प करता है, मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर। फिर आ गया वेक्टर। वेक्टर हम लोग किसको ले रहे थे तब से? प्लाज्मिड को ले रहे थे। मॉलिक्यूलर ग्लू, अभी बोलोगे मैडम ये मॉलिक्यूलर ग्लू क्या? कटर तो हम लोग बोले। अरे बाबा, तुम लोग जब पेपर कट करते हो, क्या कुछ भी सॉरी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ भी कट करते हो, उसको उधर ही ऐसे कट करके रख देते हो क्या? बोल देते हो मैडम कि मैडम ये है हमारा एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, नहीं ना, उसको जोड़ के रखते हो ना तुम लोग। तो ये तो कट कर दिया, उसको जोड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज। तो मॉलिक्यूलर ग्लू आपसे क्या है याद रखना, जैसे कि याद रख लियो तुम लोग कि जहां पे भी मॉलिक्यूलर सेक्शन में जहां पे भी कट करेंगे उसको एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे, और जहां पे जोड़ने का बात आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ग्लू। समझे? अभी आया टूल्स। आज हम लोग, हाँ देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहला आ गया, वेक्टर आ गया, 1 में आ गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, 2 में आ गया वेक्टर, 3 में आ गया होस्ट, 4 में आ गया बायोरिएक्टर्स। तो आज हम लोग सबसे बड़ा वाला और सबसे लॉन्गेस्ट वाला एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि है एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, टाइप्स क्या है, उसके काम कैसे है, डिवीजन में वो क्या क्या करता है, कहाँ से कट करता है, कहाँ से कट नहीं करता, ये सब हम लोग देखेंगे। और ये वाला हम लोग एक दूसरे क्लास में कंप्लीट कर देंगे। डोंट वरी, कंप्लीट तो करेंगे ये वाला, लेकिन बाद वाले क्लास में। ठीक है, तो अभी क्या आया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो इधर लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म तो नहीं बोल सकते, अदर नेम, सब लोग के पास एक निक नेम रहता है ना, जैसे कि मेरा नाम स्वस्ति है और मुझे घर में लूसी बुलाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसका भी एक निक नेम है जिसको हम लोग एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया इज द डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अभी बोले डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया, ये क्या है? मैं बोलती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, सबर करो। फिर क्या है? दे कट द डीएनए स्पेसिफिक सीक्वेंस। हाँ, ये जो आया ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, देखा ना, तब से हम लोग जैसे रिंकी वाला स्टोरी याद करो, हम लोग एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही काटे ना, कट किए ना, तो ये भी ना, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम ही ऐसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर साइट को कट करेगा, कहीं से भी आके इधर उधर से काट नहीं देगा, ये एक पर्टिकुलर चीज को ही काटेगा। ठीक है, पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही काटेगा। डिस्कवर्ड बाय वर्नर आर्बर, हेल्मिंटिन, स्मिथ एंड नाथन्स। क्या है ये? कौन से है? आर्बर, स्मिथ एंड नाथन्स, ये सब साइंटिस्ट है जो डिस्कवर्ड किए थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इन द ईयर ऑफ 1970s में, कहीं भी ईयर में निकाले। और इसको निकालने के वजह से उन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला था गाइस। नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला था? 1978। तो 1970 से 1970 के बीच में ही वो लोग ये वाला डिस्कवर किए हैं। ठीक है, हाँ अभी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है मैम, आपने तो बोला नहीं कि क्या बैक्टीरिया वाला स्टोरी, तो आपने बोला नहीं। बोल देंगे गाइस, बोल देंगे।
हाँ देखो, ये बैक्टीरिया के पास ना, ये जो बैक्टीरिया रहता है ना, उसके पास क्या होता है पता है? उसके पास सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म रहता है। क्या रहता है? सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस पता है ना? अभी वो देखना स्कूल में, अगर स्कूल वगैरह में देखना, जब तुम लोग स्कूल में होगे देखना, एक वीक चलता है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में। हम लोग लड़कियों को हम लोग सिखाते हैं कि वो अपने सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, ये सब सिखाते हैं ना। बस वही, वो खुद ब खुद ना अपना डिफेंस करने के लिए कैपेबल है। कौन? बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये जो सोच ले बैक्टीरिया है, उसको एक बैक्टीरियोफेज, क्या है? एक बैक्टीरियोफेज, उसको आके इन्फेक्ट करने का सोचा। क्या क्या? इन्फेक्ट करने के लिए उसको सोचा। अभी क्या हुआ? इन्फेक्ट कर लिया उसको। ये वाला उसका डीएनए है, किसका? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का डीएनए ये वाला। इसको क्या किया वो? अभी से उसका ये पर्टिकुलर सेल है और डीएनए है, उसको इन्फेक्ट कर लिया। इसके पास अभी मैं क्या बोली? डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ये दो तरह के होते हैं। इसका डिफेंस मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं। एक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक है मिथाइलेज। क्या है? मिथाइलेज। अभी तुम बोलोगे मैं मिथाइलेज का क्या काम है, आप इधर हम लोग को मिथाइलेज का ग्रुप का बारे में क्यों बोल रहे हो? देखो, अभी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का तो हम लोग अभी पढ़ पढ़ के याद भी रह गया होगा सबको कि उसका काम कटिंग करना है पर्टिकुलर पॉइंट को, पर्टिकुलर सीक्वेंस को। तो ये बैक्टीरियोफेज आके किसको? ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लिया। ठीक है, कर लिया। फिर ये बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करके आके क्या करेगा? देखो, ये जो रहा ना बैक्टीरियोफेज, इसको तो इन्फेक्ट कर दिया, मतलब इसके वाला डीएनए, इसका वाला ये आ गया इसके अंदर। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या करेगा? कट करेगा। नहीं, तू ऐसे कैसे मेरे अंदर आके घुस के मुझे मार सकता है? नहीं, मैं हूं ना इधर, मैं तुझे कट कर दूंगा, मैं तेरे सेल्स को, मैं तेरे डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तू फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा? अपने डीएनए को, सॉरी बैक्टीरियोफेज के डीएनए को, इसको सब कट करेगा। लेकिन कट करने में उसको पता होगा क्या कि अपना, मतलब जैसे कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी तो है, तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जब कट कर रहा होगा उसको पता होगा क्या? ए तुम्हारे जाओ रे, जाओ रे। तो ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए उसको पता होगा क्या, क्या उसका वाला डीएनए कौन सा है? तो वो कट करने के टाइम पे अपना वाला ओन डीएनए भी कट कर सकता है, ओन डीएनए भी कट कर सकता है। तो उसके लिए वो मिथाइलेज ग्रुप का हेल्प लेता है। कैसे लेता है? वो अपने वाले सेल में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। जैसे कि मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देने से क्या होता है? वो एक कोटिंग क्रिएट कर लेता है, एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर लेता है। जैसे कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जान पाता है कि नहीं नहीं, ये तो अपना वाला सेल है, ये तो अपना वाला डीएनए, ये अच्छा वाला है, इसको मुझे कट नहीं करना, मुझे सिर्फ इसको ही कट करना है, मुझे सिर्फ इसी को ही कट करना है। ठीक है, तो इस तरह से निकला। ठीक है, इस तरह से बैक्टीरियोफेज निकला कि वो कहां से फॉर्म होता है? वो ये देखो, ये डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। Working of restriction endonuclease. Can the whole DNA stick to the recognition site in a palindromic sequence to a specific each enzyme? Break the phosphodiester bond, sugar phosphate bond between the two DNA strands. अभी ये तीन चीज को हम लोग जानेंगे। पहला वाला समझ गए होंगे कि वो स्टिक टू द होल डीएनए। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? सोच लो, ये वाला, ये हाथ मेरा, तुम लोग सोच लो कि ये वाला पूरा मेरा डीएनए है, समझे? ये वाला है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आके क्या करेगा? मेरे पूरे डीएनए में क्या करेगा? आके लग जाएगा, स्टिक कर लेगा, बाइंड हो जाएगा। फिर वो आके क्या करेगा? अपना रिकॉग्निशन साइट ढूंढेगा। क्या है? सभी
एंजाइम्स का, सभी एंजाइम्स का एक रिकॉग्निशन साइट होता है पर्टिकुलर। अगर मुझ में मैं जैसे दिखती हूँ, कोई वैसा और दिख नहीं सकता ना, वैसे ही एक एंजाइम के पास भी स्पेसिफिक एक रेस्ट्रिक्शन साइट रहता है जो कि सभी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो आएगा, अपना ढूंढेगा कि मेरा वाला रिकॉग्निशन साइट कहाँ पे है रे भैया, आके जहां पे भी होगा उधर आके वो लग जाएगा, उधर वो आके कट कर लेगा। देखो क्या लिखा है इधर, स्कैन द होल डीएनए स्टिक टू द रिकॉग्निशन साइट, मतलब क्या है, अपना वाला साइट में वो अपना घर ढूंढ लेगा, अपना बाइंड पकड़ लेगा, अपना स्टिक पकड़ लेगा, ठीक है। स्टिक मतलब चिपक जाना, चिपक जाएगा वो आके, समझे। ये वाला पार्ट मैं और एक बार समझा देती हूँ, सोच लो ये वाला पूरा डीएनए है, उसको आके स्कैन करेगा। ईच एंजाइम में पर्टिकुलर एक सीक्वेंस रहता है, ठीक है, तो उसमें आके वो लग जाएगा। अभी मैम ठीक है, ईच में रहता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, लेकिन ये जो वर्ड पैलिंड्रोमिक, ये क्या है? पैलिंड्रोमिक फॉर एग्जाम्पल डी डैट, MOM मोम। अभी मुझे इधर से पढ़ के दिखाओ तुम लोग, क्या है? डैड है। उधर से भी पढ़ के, पीछे से भी पढ़ के दिखाओ, क्या रह रहा है? डैड ही रह रहा है। इधर से भी पढ़ने से मॉम रह रहा है, इधर से भी पढ़ने से मॉम रह रहा है कि नहीं? तो जिस भी सीक्वेंस में आगे से पढ़ने से जो सीक्वेंस रहता है और पीछे से पढ़ने में भी वही सीक्वेंस रहता है, उसी को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब GATTC। इधर लिख देती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, इधर दिखा देती हूँ। इधर मैं इतने मुश्किल से तुम लोग के लिए अच्छा वाला लाके ढूंढ के चिपकाई हूँ, तो क्यों हम लोग बनाए, इधर दिखाएंगे हम लोग। देखो ये वाला पोर्शन को नोटिस करो, ये जो ऑरेंज पार्ट है ना, जिसको मैंने अभी ब्लू बॉक्स में डाल दिया, देखो GAATTC, ठीक है, क्या? GAATTC। इधर से पढ़ने से क्या आ रहा है? GATTC। इधर से भी पढ़ो, क्या आ रहा है? GATTC। तुम अभी बोलोगे मैम मैं क्यों पढ़ूं इधर से उधर से? अरे बाबा, इधर से 5' to 3' हो गया, तो इधर से भी तो 5' to 3' होगा, तो ये वाला 5' जिधर से स्टार्ट होता है, ये वाला 5' भी उधर से ही स्टार्ट होता है। दिखा, ये वाला 5' भी तुम लोग GATTC ही बोल रहे हो, ये वाला 5' से भी तुम लोग GAATTC ही बोल रहे हो, समझे? तो ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ब्रेक द डाइफॉस्फेट बॉन्ड। फॉस्फेट बॉन्ड क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है? ये एक डीएनए है, इसमें एक बॉन्ड रहता है, इसको बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किससे बनता है? शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को उसको बोलते हैं। ये देखो मैं लिखी भी हूं, इधर से है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, इसको हम लोग शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बोलते हैं और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अभी देखो टाइप्स ऑफ, क्या टाइप्स रहता है? टाइप 1 में कट द डीएनए इन द रैंडम साइट। Type 2 cut the DNA at the near specific recognition site. Type 3 cut the DNA at the site of the short distance away from the recognition site. इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, देखो थोड़ा, देखो पढ़ेंगे वो वाला पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा उसको नोमेनक्लेचर तुम लोग पढ़े होगे बहुत सारा। नेमिंग, इसका मतलब क्या है? नेमिंग। तो हम लोग एक एंजाइम का नेमिंग कैसे करेंगे? अभी बोली ना मैं कि एक पर्टिकुलर चीज का पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है। देखो ये मैं एक एग्जांपल ली, ये वाला EcoRI, ये एक एंजाइम है, तुम लोग के एनसीईआरटी में है। तो बच्चों देखो, मैं इधर जितना भी पढ़ाऊं, जितना भी अच्छे से पढ़ाऊं, तुम लोग जहां से भी पढ़ो, एक चीज याद रखना, इधर से पढ़ने के बाद अगर तुम लोग खुद से एक बार उसी दिन पढ़ने के बाद, उसी दिन, उसी शाम में, उसी दोपहर में, जब भी तुमको टाइम मिले, अगर एक बार एनसीईआरटी नहीं पढ़े, नहीं रीडिंग किए, तो 4-5 दिन बाद सब भूल जाओगे बच्चों, सब भूल जाओगे। इसलिए थोड़ा रिक्वेस्ट मैं सबसे कर रही हूँ कि तुम लोग पढ़ने के बाद इसको थोड़ा
देखो, एनसीईआरटी देखो क्या क्या चीज है, रीडिंग करो, समझे। तो अभी देखो इको आ रहा है, ये जो इको आ रहा है क्या, एक एंजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है। इसको नेमिंग कैसे किया गया है, ये ई फॉर इस्चेरिया, इस्चेरिया कोलाई, सब लोग जानते हो। जैसे कि हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या लिविंग वर्ल्ड में तुम लोग पढ़ते हो ना कि एक ह्यूमन का जैसे है होमो सापियंस, होमो क्या है, जीनस है, सापियंस क्या है, स्पीसीज है। उसी तरह ये जो ई कोलाई हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका फुल फॉर्म, ई का फुल फॉर्म क्या होता है, इस्चेरिया, इस्चेरिया। ये क्या है, जीनस है, देखो ई स्टैंड फॉर इस्चेरिया। कोलाई मतलब सेकेंड दो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड दो वर्ड कोलाई को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, स्ट्रेन, आर किसको, स्ट्रेन को। स्ट्रेन मतलब क्या है मैम, स्ट्रेन मतलब एक स्पेसिफिक उसका रहता है नंबर, व पर्टिकुलर सीक्वेंस, और इसको आई फॉर, आई नहीं, उसको रोमनिक में 1 बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी मतलब इको, जो इको आर है ना, ये केवल एक नहीं है पृथ्वी में, पूरे संसार में एक इको आर नहीं है, एक इको आर आई एक होगा, उसका टाइप इको आर आई एक ही होगा, लेकिन मे बी ये 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो जिस ऑर्डर में जो, जैसे देखते हो ना, एक एग्जाम्पल दूं मैं आप लोग को, होता है ना रोल नंबर, यस मैम 1, रोल नंबर 2, यस मैम, प्रेजेंट मैम, ऐसे सब बोलते हो ना। तो जिस हिसाब से तुम लोग कौन से स्कूल में होता है कि बच्चे जिस हिसाब से एडमिशन लेते हैं, मतलब मैं अगर पहले एडमिशन कर ली तो मेरा रोल नंबर 1, और किसी किसी में होता है नेमिंग के हिसाब से कि ए वाले बच्चों का रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, फिर जैसे कि पूरा लास्ट, मेरा तो स्वस्ति नाम है, मेरा रोल नंबर पूरा लास्ट में आता है। तो ये वाला क्या होता है, उसी तरह है, जिस ऑर्डर से वो चीज को बनाया गया होगा, डिस्कवर किया गया होगा, उसी के नंबर में उसी को दे दिया गया है। तो ई फॉर सारे एंजाइम्स को कैसे, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, उसको कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं, जो भी है, एक है हिंड, हिंड 2, ठीक है, हिंड 2, उसका भी एच फॉर पहला लेटर ही होगा, ये दोनों सेकंड लेटर, ये स्ट्रेन और ये है उसका नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का नेमिंग, नेमिंग में पहला वर्ड क्या रहता है, पहला वर्ड को हम लोग, सॉरी वर्ड बोल रही हूँ, लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक जीनस को लेते हैं, जीनस के पहले लेटर को लेते हैं। फिर आ गया 2 लेटर को, ये दोनों को हम लोग किससे ले लिए, स्पीसीज के 2 लेटर में ले लिए। फिर आर को स्ट्रेन ले लिए, और ये 1 को क्या लिए, रोमनिक नंबर लिए। अभी देखो रिकॉग्निशन साइट, ये क्या अभी मैं आपको बोली कि वो पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट में ही क्रिएट करेगा। ये इको आर आई का ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इको आर आई का ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इसका क्या रहता है, GAATTC, इसका ये है स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, समझे। तो ये है GAATTC, समझ में आया आप लोगों को, आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ अभी देखो, अभी एंडोन्यूक्लियस से पहले भी न्यूक्लियस 2 तरह के होते हैं, पहला एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा है एंडोन्यूक्लियस, जिसके बारे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एंडोन्यूक्लियस 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 बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये एंडोन्यूक्लियस ही बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो ये क्या हो गया, देखो इधर मैं समझा दे रहा हूँ, फिर ये वाला मैं आपको समझा दूँ। देखो ये एक पर्टिकुलर डीएनए है, होल डीएनए है, न्यूक्लियस, ये जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा, बीच में से कट करेगा, देखो पूरा पर्टिकुलर ये बीच में से कट कर रहा है। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, इधर से थोड़ा काट रहा है, इधर से थोड़ा काट रहा है कि नहीं, मतलब वो एक डीएनए में साइड में पूरा टर्मिनल एंड में, पूरे टर्मिनल एंड में वो कट कर रहा है, देखो टर्मिनल एंड, और ये क्या है, सेंट्रल, सेंट्रल पार्ट में कट कर रहा है,
इसको टर्मिनल एंड में कट कर रहा है, समझे? तो इधर ही लिखा हुआ रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द 3 डैश और 5 डैश, हो गया ना, इधर 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश, तो ये बीच में काट रहा है, ये देखो इधर भी वही होगा 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश। तो इधर देखो 3 डैश और 5 डैश में काट रहा है, एक्सोन्यूक्लियस काट रहा है, इधर स्पेसिफिक इंटरनल साइट ऑफ द डीएनए, इंटरनल मतलब बीच में काट रहा है, सेंट्रल पार्ट में काट रहा है, क्लीव्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एट द टर्मिनल एंड, अभी मैं आपको बोली टर्मिनल एंड में काट रहा है, और ये विद इन द स्ट्रैंड समथिंग द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। अभी देखो टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस में दिखा रही हूँ आपको, ठीक है? देखो 2 तरह के होते हैं, ठीक है? सेंट्रल पार्ट में काट ले, सोचो कि ये वाला हिस्सा को हम लोग लाए, ठीक है? एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस बिना अभी 2 तरह के काम करते हैं, कुछ को क्या करता है बीच में से कट कर लेता है, वो भी क्या करता है कुछ को बीच में से काट देता है, और कुछ को टर्मिनल एंड में कट करता है। अभी समझो, कंफ्यूज मत है ना, ये वाला तो एक्सोन्यूक्लियस तो काट दिया, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस बीच में काट दिया, अभी फिर एंडोन्यूक्लियस भी 2 तरह के काम करते हैं, किसी को कोई एंजाइम्स क्या करते हैं बीच में से कट करते हैं, कोई एंजाइम टर्मिनल एंड में कट करते हैं। तो फिर स्ट्रक्चर हम लोग का ऐसा हो जाएगा कि नहीं अभी बोलना, ठीक है? थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, क्या हो रहा है, कोई नहीं, और 5-10 मिनट बैठ जाओ, खत्म हो जाएगा, फिर आराम से खत्म, ये वाला फर्स्ट पार्ट इसका खत्म, ठीक है? ये देखो ये हो गया ना, इसको फिर हो गया इसको, ठीक है? इसको सेंटर में से काटेगा, इसको इधर से काटेगा, जैसे कि अभी देख लो GAATTC, इसको भी रख लेंगे CTTAAG, हो गया 5' to 3' 3' to 5', ठीक है? इसमें भी एक हम लोग एग्जाम्पल ले जाते हैं कोई भी, ठीक है? इधर भी हम लोग एग्जाम्पल एक ले लाते हैं, जैसे कि GGGCCC, इधर GGGCCC, ठीक है? ये वाला कहाँ से कट करेगा, इधर से और इधर से, तो फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया ना, देखो ये इस वाले को हम लोग इधर से काट लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, हाँ, ठीक है? इसको हम लोग इधर से काट लेते हैं, इसको हम लोग इधर से काट लेते हैं, लेकिन इस वाले को हम लोग बीच में से काट लेते हैं। हो गया, अरे इरेज हो जा भाई, हो ही नहीं रहा है, क्या हो गया, हाँ हो गया, अभी देखो, हाँ, तो इसको हम लोग बीच में से कट कर लेते हैं, ठीक है? इधर से कट कर लेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया ना, इसको इधर से जब कट कर लेगा वो, इसका स्ट्रक्चर इधर से कट कर लेगा ये वाला, और फिर ये वाला भी इधर से कट कर लेगा, तो फिर इसका स्ट्रक्चर G और फिर CTTAA हो गया, और इसका वाला GGGCCC, ये हो गया। वैसे एक एग्जाम्पल लेके दिखा रही हूँ बस आप लोग को। तो ये वाला देखो, इसके वाला देखो, इसके पास कोई नहीं है, ये अकेला बैठा है, लेकिन ये वाला अपना पेयरिंग करके बैठा है, तो इसको अभी चाहिए होगा ना कि जैसे देखो तुम लोग क्लास में बैठते हो दोनों साथ में, अगर मजा मस्ती करते हो तो टीचर क्या करते हैं, तुम लोग को दूर भेज देते हैं कि नहीं इधर से चले जाओ, दूर हो गया, नहीं तुम लोग बहुत मस्ती कर रहे हो, दूर दूर चले जाओ,
तो तुम अपने अभी अब जब अकेले बैठते हो तुम भी क्या करते हो, नहीं यार कोई दोस्त आके मेरे साथ बैठ जाए, मैं भी अकेला महसूस कर रही हूँ। तो ये लोग भी अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। तो ये लोग ऐसे सुराग में रहते हैं, कोई तो आए मेरे पास बैठ जाए, मैं खींच लूंगी उसको, बैठ तो जाए बस। तो ये जो खींच लेते हैं, जिसके पास एक पेयर रहता है और एक उसका दूसरा पार्टनर नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। और जिसमें उसका पार्टनर की जरूरत नहीं है यार, अपना पार्टनर बैठा है, दूसरा वाला जाए भाड़ में, अपना वाला तो पार्टनर बैठा है, मुझे क्यों पड़ी है किसी की। इसको बोलते हैं ब्लंट एंड। क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड। समझे। तो जिसको अपने पार्टनर का तलाश रहता है वो वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। और जिसको अपना पार्टनर लेके बैठा है उसको बोलते हैं ब्लंट एंड। ये देखो, देखो ये भी पर्टिकुलर हिस्से में काट लिया, इसको भी पर्टिकुलर हिस्से में काट लिया। पर्टिकुलर हिस्से में काटेगा अभी कौन, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर वो सेम जगह पे काटेगा नहीं तो आके वो जुड़ेगा कैसे, मॉलिक्यूलर ग्लू कैसे आके जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो अभी क्या हो गया, इसको देखो स्टिकी एंड बोलते हैं, इसको देखो ब्लंट एंड बोलते हैं। मैंने वही वाला आपको डिट्टो पहले ये स्लाइड में आपको करके दिखाया, बस आपको मैं थोड़ा टेक्निक्स बोल दिया। फिर आता है यही वाला, देखो कैसे तुम लोग का एनसीईआरटी वाला डायग्राम है ये, देखो GAATTC और GAATTC दोनों का, ठीक है। अभी रिंकी और स्वस्तिका थोड़ा याद करो, उसका हम लोग काट लिए थे, ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये वाला पर्टिकुलर काट लिया, स्वस्तिका भी ये वाला काट लिया। फिर इधर ही ये जीन ये वाला ये पर्टिकुलर वाला कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा। स्वस्ति और रिंकी का जीन ऐड हो गया अभी। फिर ये वाला नया, ये वाला नुआ, नया, न्यू, कुछ भी बोल सकते हो, न्यू वाला डीएनए फॉर्म हो गया, जिसको कि हम लोग क्या बोले, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उसको ही मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग क्या बना देते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। डीएनए लाइगेज क्या हो गया, इट फॉर्म द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा बच्चों मुझे भी बोलो, काट देता है तो वो काटने से दोनों का क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए कौन है हमारे पास, डीएनए लाइगेज। वो जो कट, अभी देखो ये जो कट कर दिए ना तुम लोग, कट तो कर दिए, जुड़ तो जाएगा, लेकिन ये जुड़ेगा कैसे, बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू। एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल क्या है, टी फॉर डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं उसको। इट सिंथेसिस द न्यू डीएनए स्ट्रैंड अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अगर ये वाला डीएनए ऐसा है तो उसको ही कॉम्प्लीमेंट करके ये क्या बनेगा, अपना एक दूसरा वाला स्ट्रैंड बना देगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो वाला स्लाइड निकालूंगी सब बच्चों का फेवरेट होता है, मैं गारंटी देके आप लोग को बोल सकती हूँ, आप लोग के सबका, मेरा भी बचपन में मैं भी जब पढ़ती थी ना, मेरा भी वो वाला पार्ट मतलब स्लाइड रहता था, मतलब बहुत सुकून देता था कि अरे यार ये वाला गाइस, थैंक यू, खत्म है ना, खत्म हो गया। तो हम लोग ये जो पहला पार्ट हम लोग देखे ना, मैं बोली वेक्टर है, उसके बाद होस्ट है, वो सब लोग हम लोग पार्ट 2 में पढ़ लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग कौन सा पार्ट क्लियर कर लिया, आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ठीक है। उसमें नेमिंग कैसे होता है, वो काम कैसे करता है, कौन से एंड में कट करता है, कौन से एंड से वो जुड़ाता है, वो कौन से एंड क्रिएट करता है, स्टिकी एंड, ब्लंट एंड्स, उसका नेमिंग, कौन से एंजाइम से, इको आरआई, सब का वो इको आरआई कौन सा स्पेसिफिक, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सब एक एक चीज हमने पढ़ लिया जो आपके एनसीईआरटी में है और आपको जो नीडेड है, ठीक है। तो होप करती हूँ मैं ये कि आपको ये वाला पार्ट, ये वाला अच्छे से समझ में आया। तो इसको आगे देखने के लिए, इसको तो पहले तो आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लगा, आप लोग को वीडियो को देख के आप लोग को कुछ भी समझ में आया, बहुत थोड़ा ज्यादा
कम, कुछ भी समझ में आया तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और क्योंकि सब्सक्राइब क्यों करना, क्योंकि वहां पे घंटे बजेगा और क्या होगा, पार्ट 2 वाला आपका आएगा, जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे, होस्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद वाले में पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन। ठीक है, होप करती हूँ सब लोग अच्छे से रहो। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।